हाँ तो दोस्तों, अभी जो पिछला वीडियो था हमने उसमें सामान्य परिचय की बात कर ली थी कि भौतिक विभाग हैं कितने पार्ट्सों में थे, कितने जिलों के अंदर थे और किस किस कालखंड में उनका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, कालखंड हो गया था, आपके जिले हो गए थे, एरियाज हो गया था, वहाँ की पॉपुलेशन हो गई थी। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन टाइप भी उसमें हमने कर लिया था। अभी हम जो बात करेंगे वो नंबर 1 कि पश्चिमी मरुस्थल की बात करेंगे। पश्चिमी मरुस्थल। अब पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का पहला भौतिक विभाग लिया है हमने। तो देखिए कि सामान्यतः मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ, तो मरुस्थल का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृत भाग से लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ जो हम ले रहे हैं कि ऐसा भूभाग जो कैसा है, मृत, अर्थात हम कहें कि मृत भूभाग, मृत भूभाग। ठीक है ना, अब हमने ले लिया मृत भूभाग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए कि सामान्यतः जो मरुस्थल हैं वो विश्व में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो है हम्मादा, या इसको कहते हैं हमादा, या कई जगह हमाड़ा भी लिखा आता है। यह मरुस्थल चट्टानों से युक्त होता है। चट्टानों युक्त मरुस्थल को हम कह रहे हैं हमादा। दूसरा होता है रेग, और रेग का अर्थ लिया जाता है कि कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल। कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल सामान्यतः रेग के नाम से जाना जाता है। और एक मरुस्थल का होता है अर्ग। अर्ग जो हम कह रहे हैं वह बालू मिट्टी का मरुस्थल होता है, बालू मिट्टी वाला मरुस्थल। तो हमादा चट्टानों युक्त मरुस्थल, रेग कंकड़ पत्थर युक्त, तथा अर्ग जो मरुस्थल है उसको हम कह रहे हैं कि बालू का, या अपन कहें कि बालू मिट्टी वाला मरुस्थल जो है उसको हम अर्ग के नाम से जान रहे हैं। अब राजस्थान में जो मरुस्थल है सामान्यतः थारका मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का भाग माना जाता है। अफ्रीकन मरुस्थल का भाग माना जाता है। और अफ्रीकन मरुस्थल में भी पूर्वी भाग, तो पूर्वी जो भाग है उसको हम कह रहे हैं कि यह थारका मरुस्थल है। तो देखिए ये अफ्रीका वाला पार्ट है अपना। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ सहारा का क्षेत्र हो गया। सहारा के बाद ये आपका जो क्षेत्र होगा जिसको हम कह रहे हैं कि सामान्यतः एक पट्टी के रूप में, जिसको हम कह रहे हैं कि अरेबियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहां पाया जाएगा। उसके बाद आपके भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो यह इस मरुस्थल का पूर्वी भाग हुआ। ठीक है ना, तो पूर्वी भाग है। सामान्यतः पहले जो गोंडवाना लैंड है उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत का दक्षिणी भाग, मेडागास्कर, अफ्रीका और अंटार्कटिका जो महाद्वीप हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे वैगनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि उसके आधार से कई फैक्टर्स हुए या प्लेट टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से दूर गई और ये सामान्यतः वर्तमान में एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर पाए जा रहे हैं। अब भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार देखिए, अब कुछ भूगर्भ शास्त्री हैं तो उनके अनुसार अगर हम बात करें तो इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल हुआ, इयोसीन और प्लेस्टोसीन, इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल के आरंभ तक, प्लेस्टोसीन काल के आरंभ तक यहां पर समुद्र पाया जाता था। क्या पाया जाता था? समुद्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विशाल समुद्र था जो टेथिस महासागर कहलाता था। क्या कहलाता था? टेथिस। तो टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में वर्तमान में हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है वह स्थित है। अब पश्चिमी मरुस्थल हमारा किस क्षेत्र में कहां से कहां है? तो देखिए कि हमने कहा कि ये अरावली वाला भाग हो गया आपका, ये तो हो गया अरावली। अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में तथा पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन या अपन कहें कि रेड क्लिफ सीमा तक,
ठीक है ना। उत्तर में अगर हम बात करें तो पंजाब से लेकर के गुजरात और मध्य प्रदेश का भाग, तो यहां आपके गुजरात वाला भाग हो गया, ठीक है ना। अब यहां पंजाब से लेकर के गुजरात और एमपी के भाग तक लगभग इसकी जो लंबाई है 640 किमी है। तो सामान्यतः यह 640 किमी की लंबाई में 640 किमी की लंबाई, लेकिन पूरब से पश्चिम अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो एवरेज 300 किलोमीटर की चौड़ाई, तो 300 किलोमीटर की चौड़ाई तथा 640 किमी की लंबाई में सामान्यतः जो क्षेत्र फैला हुआ है कहां, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग, ठीक है ना। औसत इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग यहां जो औसत ऊंचाई आ रही है आपकी वह है 150 से लेकर के 300 मीटर। तो औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 150 से 300 मीटर। तो कभी क्वेश्चन अगर आता है कि उत्तर से दक्षिण में थार के मरुस्थल की लंबाई क्या है, तो 640 किमी, और पूरब से पश्चिम अगर चौड़ाई पूछते हैं आपसे तब आप कहेंगे कि 300 किमी की चौड़ाई में यह क्षेत्र विस्तृत है। इसकी जो पूर्वी सीमा हम मान रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से कि अरावली पर्वतमाला है, लेकिन इसके सहारे सहारे एक समवर्षा रेखा है, और उस समवर्षा रेखा को हम कह रहे हैं कि 50 सेमी समवर्षा रेखा है। 50 सेमी समवर्षा रेखा इसको किससे अलग करती है, बाकी के राजस्थान से अलग करने का काम करती है। एवं पश्चिमी सीमा के रूप में देखें तो देखिए ये आपके रेड क्लिफ सीमा है, रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ, जिसको हम कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ लाइन। इसके अलावा कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में कोई समवर्षा रेखा हो, तो सामान्यतः यहां से देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं 10 सेमी समवर्षा रेखा, 10 सेमी समवर्षा रेखा। और यह समवर्षा रेखा आप मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करती है, या भारत और पाकिस्तान के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करती है। दूसरा कि उत्तरी भाग जो है आपका पंजाब में है, और दक्षिण में आपका गुजरात और मध्य प्रदेश की जो सीमा है सामान्यतः यहां लगी दिखाई दे रही है। इस मरुस्थल की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखिए विश्व में सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है एवं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जा रही है यहां, इसलिए इसको कुछ विद्वानों ने कुछ नामों से भी इसको बताया गया है कि सामान्यतः ये हमारा जो देश है, जैसे कि इसको रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुक्ष क्षेत्र। और रुक्ष जो क्षेत्र है इसके पीछे जो रीजन था वो यही है कि यहां सर्वाधिक जैव विविधता है, जैव विविधता अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा। और यह सामान्यतः डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने कहा था, डॉक्टर ईश्वरी सिंह। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जन घनत्व, या अपन कहें कि सर्वाधिक सघन बसा मरुस्थल है, सर्वाधिक सघन बसा मरुस्थल के रूप में भी इसको जाना जा रहा है। इसके अलावा हेनसांग ने, जो हेनसांग महोदय थे, हेनसांग महोदय ने इस प्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से कहा कि गुर्जरात्रा जो प्रदेश है वह राजस्थान के इसी भाग की ओर इन्होंने संकेत किया था। इसके अलावा यहाँ की अगर मुख्य चीजों में और भी अगर हम देखें तो देखिए कि हमने कहा कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी का विकास यहीं पर हुआ है। वनस्पति में यहाँ मरुद्भिद वनस्पति है, या हम कहें
कि ज़ेरोफाइट टाइप की वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी के रूप में हम लूनी नदी को शामिल करते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह लूनी नदी है। वनस्पति मरोद्भिद। औसत जो वर्षा होगी इस क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ 50 सेमी समवर्षा रेखा है, तो एवरेज जो मान है कि पश्चिम में आपके 10 सेमी समवर्षा रेखा है, तो औसत जो वर्षा यहाँ होती है वह 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा का एरिया माना जाता है। अब देखिए कि ये वर्तमान में इसकी स्थिति है, लेकिन अगर हम सामान्य बात करें कि इस मरुस्थल जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे क्या कारण रहे कि किसी काल में यह हरा भरा था लेकिन वर्तमान में यह कैसा हो गया, वर्तमान में यह एक बंजर भूमि के रूप में जाना जा रहा है। तो बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हुआ, या अपन कहें कि यह क्षेत्र किसी काल में हरा भरा और आज यहाँ जनसंख्या जो है वो बहुत कम रह रही है। अपेक्षाकृत मैदानी या उपजाऊ क्षेत्रों के, तो देखिए सबसे पहले कहा हमने कि यह क्षेत्र मरुस्थल में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण, इसके निर्माण के कुछ कारक हैं, जैसे टेथिस सागर का पीछे की ओर लौटना। टेथिस सागर का पीछे की ओर लौटना, कि इस क्षेत्र में जो टेथिस सागर था वो पीछे की ओर खिसक गया। तो पहला कारक तो ये हुआ। दूसरा कारक है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, कि मानसूनी जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही है, तो यहां तो अरावली समानांतर। देखिए यहां एक क्वेश्चन और पेचीदा हो जाता है आपका, कि आज हम कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला वर्षा कराने में सहायक नहीं है, मान लिया, लेकिन पहले तो ये हरा भरा क्षेत्र था, पहले तो बरसात होती थी। जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ आकलपुर नेशनल पार्क, जो माना जाता है कि बहुत सारा यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है, इसका मतलब पहले बरसात हो रही थी और अब नहीं हो रही। तो ये जरूरी नहीं कि मानसून ही एक प्रभावी कारक है, कि इसमें और भी कारक हुए, जैसे कि बदलती जलवायु, बदलती जलवायु परिस्थितियां, बदलती जलवायु की जो परिस्थितियां उनके कारण भी हुआ, क्योंकि हम एक ही परिप्रेक्ष्य में अरावली को पढ़ रहे हैं इस पूर्वी भाग में, कि अरावली नहीं होता तो क्या होता कि ऐसी कंडीशन होती कि अरावली मान लो कि इसकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम होता, तब वर्षा ज्यादा होती। अरे तब जो वर्षा हो रही है आपके बंगाल की खाड़ी नहीं कराती, अरब सागर कराता। अब अरब सागर करा रहा है और बंगाल की खाड़ी नहीं करा। तो ये चीजें ऐसी है कि क्लाइमेटिकल चेंज से भी रिलेटेड है, कि जलवायु की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वर्तमान में ये क्षेत्र जो है यह शुष्क हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट कारक आता है इसमें मानवीय क्रियाकलाप। तो मानवीय क्रियाकलाप जो है उनके आधार से भी देखा जाए तो यहाँ जो जनसंख्या है उन्होंने पशुपालन था, इसके अलावा वनस्पति को काटने का काम किया, जंगल जो थे वो भी धीरे धीरे कम होते चले गए। तो टेथिस सागर का पीछे हटना, जलवायु का परिवर्तन होना, मानसून का कारक, इसके अलावा मानवीय कारक ऐसे रहे जिन्होंने इसको मरुस्थल बनाने में एक बहुमूल्य योगदान दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम कह रहे हैं कि टेथिस सागर पीछे हटा, अर्थात यह टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है। तो टेथिस महासागर का अवशेष क्या है? तो टेथिस के अवशेष के रूप में अगर आप देखें तो देखिए सबसे पहली चीज कि जहां टेथिस महासागर था वहां वर्तमान में मरुस्थल और वहां अवसादी शैल। अब अवसादी शैल तो तभी बनेंगी जब किसी कारण से मृदा किसी भी अन्य भाग से, जिसमें जल भी कारक हो सकता है, आपका वायु भी कारक हो सकती है, हिम भी कारक हो सकता है, जो किसी कारण इन सभी कारकों में से किसी से भी या संयुक्त प्रभाव से यहां मृदा लाई गई हो। तो पहला कि यहां अवसादी शैल पाई जा रही है।
अवसादी सेलें पाई जाती हैं, अर्थात अवसाद पाए जा रहे हैं। तो अवसादी सेलों का पाया जाना, और इन अवसादी सेलों में वर्तमान में हम क्या निकाल रहे हैं? खनिज तेल, या अपन कह सकते हैं कि जीवाश्म ऑयल। यहां जीवाश्म ऑयल का पाया जाना, और जीवाश्म ऑयल या खनिज तेल जो है वो कहां पाया जाता है? वह अवसादी सेलों में पाया जा रहा है। तो आंतरिक भाग में कैसी सेलें हैं? अवसादी सेल। और अवसादी सेल यह प्रदर्शित करती हैं कि किसी काल में यहां पर अवसाद ला करके जमा किए गए थे, और अवसाद जमा कहां होंगे? निम्न वाले भाग में, गहरे वाले भाग में। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी काल में टेथिस यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करता था, लेकिन वर्तमान में वह पीछे की ओर सरक गया, या अन्य किसी कारण से वर्तमान में वह वहां नहीं है। दूसरा है यहां कारक कि खारे पानी की झीलों का पाया जाना। तो यहां दूसरा है कि खारे पानी की झीलें पाई जा रही हैं आपको। अब खारे पानी की झीलें पाया जाना, जैसे सांबर है, सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, कुचामन, ये ऐसी झीलें जो वर्तमान में भी पाई जा रही हैं। तो यहां जो मृदा थी वह सामान्यतः जिसके ऊपर जो टेथिस महासागर था उसमें क्लोराइड की मात्रा, अपन कहेंगे सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा था। तो वो सोडियम क्लोराइड आज भी उस मृदा के अंतर्गत है, और उसमें जब पानी भरता है तो सामान्यतः वह जल कैसा हो जाता है? वह खारा हो जाता है। तो खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष के रूप में वर्तमान में भी पाई जाती है। इसके अलावा यहां मछली के अवशेष मिले, मछली के अवशेष, और ये मछली के जो अवशेष हैं सामान्यतः जुरैसिक काल के हैं। जुरैसिक, और जुरैसिक जो काल है यह डायनासोर से संबंधित माना जाता था। तो यहां मछली के अवशेष जैसलमेर में गांव है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव में मछली के अवशेष मिले हैं जैसलमेर। ये भी हो सकता है आने वाले समय में, या अपन और गहरी खुदाई की जाए अन्य किसी कारण से, तो आने वाले समय में और नई चीजें देखने को अपन को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ आकलवुड नेशनल पार्क है, अपन कहें कि आकल गांव जैसलमेर में है। आकल गांव, आकल गांव, और यहां पर क्या मिले हैं? यहां वनस्पति के अवशेष मिल रहे हैं, वनस्पति के अवशेष। तो वनस्पति के अवशेष के रूप में आकल गांव, मछली के अवशेष के रूप में कुलधरा गांव, जो कहां पर स्थित है? यह दोनों के दोनों भाग ही आपके जैसलमेर में स्थित है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है किसी कारण से, या अपन कहें कि वर्तमान काल में जो ये चीजें पाई गई, इनके पीछे अपन कह सकते हैं कि किसी ना किसी कालखंड में यहां सागर के अवशेष रहे थे। और उस सागर के रूप में हम किसको जान रहे हैं? हम जान रहे हैं कि वह सामान्यतः टेथिस महासागर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वह विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो अन्य जो महासागर हैं इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वह टेथिस महासागर से ही मानी जाती है। नेक्स्ट, अब देखिए सामान्यतः इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र हो गया। अब हम कहेंगे थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल औसत एरिया हो गया। सामान्यतः जो थार का मरुस्थल है यह भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान सामान्यतः मरुस्थल का 62% जो भाग है यह भारत में पाया जाता है, और एवरेज 38% जो भाग है यह आपके पाकिस्तान में। ठीक है ना। अब इसको भी अगर हम 100 मान करके बात करें, ठीक है ना, या अपन कहें कि 100% इसको मान लें, या अपन कहें कि इसी का डिवाइडेशन करें, तो औसत आप कह सकते हो कि राजस्थान में जो मरुस्थल है, तो एक तो आपका राजस्थान का पार्ट्स हो गया, दूसरा हो गया पंजाब का, हरियाणा का,
और गुजरात वाला भाग। तो सामान्यतः जो मरुस्थल है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पाया जाता है। और राजस्थान में इसका भाग आता है 61.11%। तो राजस्थान में 61.11% भाग पर किसका विस्तार है? थार के मरुस्थल का। अब पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जो थार का मरुस्थल है पाकिस्तान में हम इसको क्या करें? इसको हम कह रहे हैं चोलिस्तान। जबकि राजस्थान में एक जैसलमेर वाले भाग में हम इसको कहते हैं थली। क्या कह रहे हैं? हम थली के नाम से इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो मरुस्थल है राजस्थान में, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे हमने कहा कि शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क। देखिए सामान्यतः यह क्षेत्र हुआ आपका 50 सेमी समवर्षा रेखा, पूर्वी सीमा बना रही थी मरुस्थल की। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा। तो दो भागों में जब हम इसको बांट रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से एक 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 25 सेमी समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों, राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को हम कह रहे हैं कि शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल, और इसका पूर्वी भाग है उसको कह रहे हैं हम अर्धशुष्क मरुस्थल। सामान्यतः शुष्क मरुस्थल को भी हम आगे चल के दो भागों में बांट देते हैं। जैसे हमने कहा कि बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे। ये जो पार्ट्स है हमारा, यह शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का एक भाग है जो पूर्व में 25 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा अलग हो रहा है और पश्चिम में जो सीमा आ रही है इसकी, यह रेड क्लिफ लाइन की सीमा आती है। देखिए नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र सामान्यतः ये जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है इसको हम कह सकते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर तथा शेखावाटी भाग में। कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र में सामान्यतः शुष्क मरुस्थल पाया जा रहा है। इसका कुछ भाग है, ठीक है ना। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें कुछ भाग है, बाकी का प्रमुख मरुस्थल जो है वो जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा प्रॉपर अगर एरिया की बात करें तो अब आपका आएगा जोधपुर में पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर का उत्तरी भाग तथा बीकानेर का दक्षिणी भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसकी पूर्वी सीमा 25 सेमी समवर्षा रेखा, पूर्वी सीमा 25 सेमी समवर्षा रेखा तथा पश्चिमी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा सामान्यतः रेड क्लिफ या 10 सेमी समवर्षा रेखा के रूप में जानी जाती है। यहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, यहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं जिनको हम कह रहे हैं कि धोरे कहा जाता है। इस प्रकार से रेत के टीले होते हैं, ठीक है ना। इनको हम कह रहे हैं, यह सामान्यतः धोरे कहलाते हैं, धोरे। और जो धोरे होते हैं यह सामान्यतः लहरदार होते हैं, लहरदार आकृति होती है धोरों की। अब इसको भी देखिए, हमने कहा था कि सामान्यतः शुष्क मरुस्थल को हम दो भागों में बांटेंगे, और दो भागों में किस में बांट रहे हैं हम? नंबर 1 बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश
और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है ना, या हम कहें कि युक्त प्रदेश, तो बालू का स्तूप युक्त मतलब हम पहले बात कर चुके हैं कि जहां बालू ज्यादा मिलेगी वो अर्घ प्रकार का मरुस्थल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्घ कहेंगे। लेकिन जहां बालू का स्तूप मुक्त, इसका मतलब बालू कम पाई जा रही है, तो ऐसा जो क्षेत्र है उसको हम क्या कह रहे हैं कि हमादा या रेग के नाम से जान रहे हैं। हमादा तथा रेग के रूप में यह मरुस्थल पाया जाता है। और औसत बात करें तो हमादा या रेग या कहें कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश सामान्यतः 41.50% भाग पर, 41.50% भाग पर, और जो युक्त प्रदेश हो रहा है आपका अर्घ जो कह रहे हैं हम उसको, वो 58.50% भाग पर, 58.50% भाग पर सामान्यतः मरुस्थल पाया जा रहा है। देखिए, हमने महान मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा, दो में भारत और पाकिस्तान में। अब भारत में मरुस्थल को हमने पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान में बांटा। अब राजस्थान के मरुस्थल को हमने फिर दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को भी हमने दो भागों में बांट दिया कि एक बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। देखिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त सामान्य एरिया हमने इसमें बात कर ली। तो सामान्यतः देखिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में यहां रेत के धोरे पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? रेत के धोरे, जिनको हम कह रहे हैं कि सामान्यतः रेत के टीले होते हैं। तो रेत के जो टीले हैं उनका स्थानीय भाषा में नाम था धोरे, स्थानीय नाम। और वैसे हम क्या कह रहे हैं इसको? टीले। धोरे जो होते हैं सामान्यतः लहरदार होते हैं, लहरदार। तो सबसे पहले लिया हमने कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में नंबर 1 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य, या इसके अन्य नाम हैं जैसे पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती, या हम इसको कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। अब रेखीय बालू का स्तूप क्या होंगे? तो देखिए, सामान्यतः कि पवन के समानांतर, पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, और यह कहां पाए जाएंगे? सामान्यतः शुष्क भाग में पाए जाएंगे। तो अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय, सामान्यतः हवा के समानांतर पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को हम अनुदैर्ध्य कह रहे हैं। दूसरा आता है कि दो बालू का स्तूप, मान लीजिए कि हवा ऐसे चली और इस प्रकार से दो बालू का स्तूपों का विकास हो गया, और